सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव पटेल आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव पटेल अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 1 होगा और उसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे जितनी जानकारी आपको हो सके दी जाए। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़ते हैं। भारत या भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 या 2 अक्टूबर 1950। तो चलिए उत्तर को टिक करते हैं। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। अच्छा, 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था, लेकिन ये बनकर कब तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है क्या हो गया था? वो बनकर तैयार हो गया था। संविधान तैयार कब हुआ बनकर पूरी तरीके से? 26 नवंबर 1949 को। और इसके बाद में 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। किससे? जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड जिसे हम कहते हैं, उससे। अच्छा, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हो रहा है? 26 जनवरी 1950 को। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण ये है कि 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? पंडित नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ। कौन सा? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन हुआ तो हुआ क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? इस दिन पूर्ण स्वराज का एक प्रस्ताव पारित किया। पूर्ण स्वराज। इस डेट को हमेशा लोगों के जहन में बना रहे, याद में रहे, इसी के लिए भारत का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। अब आते हैं 2 अक्टूबर के बारे में बात कर लेते हैं। खाली 2 अक्टूबर के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। तो गांधी जयंती भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। और गांधी जी का क्या नाम था? इन्हें लोग बापू कहते थे। और क्या कहा जाता था? इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता था। तो राष्ट्रपिता नाम किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था नाम। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने नाम दिया था। तो क्वेश्चन 1 है, इससे संबंधित जो भी चीजें थी हमने देख ली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक। मतलब संविधान में ऐसा क्या रहा कि उनके बदौलत भारतीय संविधान को बनाने में अग्रणी भूमिका रही? तो वो व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद। तो उम्मीद करते हैं आपने इसे कर लिया होगा। तो वो व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक दलित समाज में जन्मे हुए व्यक्ति को शुरुआती जीवन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। जाति, भेदभाव, छुआछूत जैसी चीजों से लोगों ने इनका अनादर किया, लेकिन वो व्यक्ति जो विदेशों से कम 32 डिग्रियां, और वो कहा जाता है कि उस समय के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे, जिन्होंने अपने अधिकारों को अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, जो भी व्यक्ति वंचित, दलित, पिछड़ा हो, सबके लिए उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास कराया। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसके बाद में नाम आ जाता है क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे? ये भारत के प्रधानमंत्री भी बने, और जो संविधान में समितियां थी, क्योंकि हम संविधान से रिलेटेड चीजें करते हैं, तो उसमें संविधान समितियों के अध्यक्ष भी थे। जैसे कौन सी संविधान समिति के अध्यक्ष थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और कौन थे? दूसरे थे संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। ये क्या थे? ये अध्यक्ष थे। इसके बाद में क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी किसी समिति के अध्यक्ष थे? हाँ, इसके
प्रारूप समिति के, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर आता है भाई, एक नाम आता है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्या कोई समिति के अध्यक्ष थे? हाँ, संचालन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और क्या थे? प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। तो हमने देख लिया कि भारतीय संविधान के जनक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके साथ में ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने, उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या सरदार पटेल थे, या नेहरू जी थे, या अम्बेडकर जी थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष हुए, अध्यक्ष यहाँ पर दो लेते हैं। पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे कोई, अध्यक्ष वो भी थे, अध्यक्ष ये भी हैं। तो अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं रखे गए। वो कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उसके 2 दिन बाद, कब? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष, वो भी क्या, स्थायी या परमानेंट, इसे किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर आते हैं, नेहरू जी के बारे में तुमने बात कर ली, अंबेडकर साहब के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। आर्टिकल 32 को अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। पटेल जी, वही पटेल जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, और ये संविधान सभा की सलाहकार समिति, सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, उस समिति के भी क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन? सरदार पटेल जी। इन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। बहुत सारी जो रियासतें थी उनको एक सूत्र में बांधने का काम आजादी के समय प्रथम प्रमुख जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई। इसके बाद में एक दो पॉइंट और हम याद रख लेते हैं। कैसे? जैसे उसमें एक पॉइंट रखते हैं याद, क्या? कि संविधान सभा के अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष, ये तो सबने पढ़ा है, लेकिन क्या इसके उपाध्यक्ष भी थे? हाँ, उपाध्यक्ष थे। लेकिन अभी तक इनके बारे में क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, भविष्य में हो सकता है पूछा जा सके। तो उनका नाम था हरेंद्र कुमार बनर्जी, बनर्जी नहीं, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष के तौर पर हरेंद्र कुमार मुखर्जी को क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। इसके बाद में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, एडवाइजर जिसे कहते हैं, सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार, उन्हें क्या कहते हैं?
बी एन राव। बी एन राव का फुल फॉर्म क्या है, इनका पूरा नाम? बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव। तो हमने क्वेश्चन 3 था हमारा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो हमने ये देख लिया। लेकिन अस्थाई स्थाई कब बने, उसके बाद में सरदार पटेल इस समिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा की सलाहकार समिति के और मौलिक अधिकार समिति के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। नेहरू जी के बारे में तो हमने देख ही लिया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव। तो इस क्वेश्चन के बारे में भी आपने अच्छे से सीख लिया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इस पे अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्या है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन 1 एकात्मक है, बी संघात्मक है, सी राजतंत्री है, या डी तानाशाही वाला है। अब सभी पर बात कर लेते हैं, पहले तो हम अपने उत्तर को कर लेते हैं। तो भारत का संविधान जो है वो संघात्मक है। ऐसा है संघात्मक। अच्छा, संघात्मक क्या होता है? तो ये कहा जाता है कि ऐसा शासन जहां पर जो शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्य में क्या हो, बटी हो। जैसे भारत, तो भारत में केंद्र में भी शक्तियां बटी हैं और राज्य में भी बटी हैं। इसी का मिलता जुलता रूप कनाडा है। तो भारत का संविधान कैसा है? संघात्मक है। अगर यही एकात्मक आ जाए भाई, तो एकात्मक में जहां सारी शक्तियां जो किसके पास केंद्रित हों, केंद्र सरकार की तरफ, तो सारी शक्तियों का झुकाव किसकी तरफ हो, केंद्र सरकार की तरफ, तो ऐसा संविधान को क्या कहते हैं? एकात्मक। ये आपको देखने को मिलेगा चीन में और यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा। एक होता है राजतंत्री। राजतंत्री, इसका मतलब क्या है कि देश का जो सर्वोच्च प्रमुख होगा वो राजा या रानी, क्या होगा? राजा या रानी। तो राज्य का सर्वोच्च प्रमुख राजा या रानी होगा और उसका जो पद है वो कैसा होगा? वंशानुगत होगा। वंशानुगत जानते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक ही परिवार के व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी उस पद पर बने रहते हैं। इसके दो रूप हैं। एक रूप होता है कि पूर्ण रूप से राजतंत्री, और एक होता है क्या? संवैधानिक राजतंत्री। अच्छा, पूर्ण राजतंत्री का उदाहरण हम देखेंगे, जैसे सऊदी अरब है। सऊदी अरब में पूर्ण राजतंत्री, यहाँ का जो राजा होता है उसी के पास में सत्ता का पूरा पावर होता है। लेकिन अगर यही ब्रिटेन की बात करें राजतंत्र में, तो वहाँ का नाम मात्र का, जैसे भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में राजा या रानी नाम मात्र का प्रमुख होता है। मुख्य शक्तियां किसके पास होती हैं? जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है उसके पास में। इसके बाद में आता है, अगला है ऑप्शन डी तानाशाही। यहाँ पर क्या होता है भाई, कैसे कहेंगे कि यहाँ तानाशाही है? तो तानाशाही का जीता जागता उदाहरण, ऐसे उदाहरण नहीं, पहले हम समझ लेते हैं कैसे कहेंगे तानाशाही। एक तो जबरदस्ती सत्ता को हथिया लिया गया हो, मान लीजिए तख्ता पलट हो गया हो वहां का, फिर क्या होगा? जो वहां का शासक होगा उसके पास क्या होती हैं? असीमित शक्तियां। असीमित शक्तियां होंगी। और क्या होगा? उसके बाद में वो नागरिक जो होते हैं इनके फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है? हनन होता है। कहाँ? तानाशाही में। कि ये नहीं आपको बोलने का अधिकार है, जैसे चाहो वैसे सरकार की, नहीं, तानाशाही में आप ऐसा नहीं बोल सकते। आवागमन, जो भी हमारे जैसे मूल अधिकार हैं, तो उसका यहाँ पे जो नागरिक होते हैं उस उनसे छीन लिया जाता है लगभग में, मान लीजिए आप। सैन्य बल प्रमुख हो जाता है, और उसका सैन्य बल की पावर किसके पास में आ जाती है? जो शासन कर रहा होता है वो तानाशाह बना बैठा हुआ होता है। इसके बाद में प्रमुख काम विपक्ष का अभाव होता है। विपक्ष का अभाव, इसका मतलब ये समझ लीजिए अगर कहीं वोटिंग हुई तो 90-95% या 99% जितना भी हुई वो उसी के पक्ष में पड़ता है। इसका मतलब शक्तियां सीमित होती हैं, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, सैन्य बल प्रभावी होता है, और विपक्ष का क्या होता है? अभाव होता है। अभाव का मतलब जब आप के पास तानाशाही है
तो विपक्ष वहाँ पे इसलिए खत्म कर दिया जाता है कि आप जनता के या समाज के कल्याणकारी जो भी मुद्दे हैं उनको कोई सामने वाला उठाएगा नहीं, जो आपका मन करेगा वो करोगे। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा क्या? उत्तरी कोरिया। क्या? उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया में आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ का जो तानाशाह है उसका क्या नाम है? किम जोंग उन। तो सारी सत्ता उसी के हाथ में है, जैसे चाहता है वैसे देश को चला रहा है। तो क्वेश्चन 4 को भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, पढ़िए जरा इसे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? पहला, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दूसरा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तीसरा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। या चौथा, 61वां संविधान संशोधन द्वारा। देखिए 4 ही हैं, लेकिन है इसमें बहुत सारी बातें। तो इसके उत्तर को हम पहले लॉक कर लेते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवादी। क्या एक ही शब्द जोड़ा गया था? नहीं, 3 जोड़े गए थे। तो एक तो हो गया समाजवादी, फिर दूसरा अखंडता। 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 और पहला तो हमने बता ही दिया, क्या? समाजवादी। और क्या? पंथ निरपेक्ष। ना कहीं लिखा हो तो धर्मनिरपेक्ष। तो समाजवादी, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और पंथ निरपेक्ष जैसे जो थे, सेकुलरिज्म जैसे शब्द क्या करे गए? जोड़े गए। इसका मतलब है कि समाजवादी विचारधारा को लिया गया। हम लोग सब एक हैं इस अखंडता के साथ, और सभी धर्म एक समान है, न कोई बड़ा न कोई छोटा। इस चीज को किसमें रखा गया? प्रस्तावना में 3 शब्द जो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इस संविधान को मिनी मतलब मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे। तो अनुच्छेद अनुच्छेद नहीं, 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि हुआ था क्या कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 6 साल कर दिया गया था। इसके बाद में और बहुत सारे इसमें संशोधन हुए। जो न्यायिक समीक्षा थी उस चीज को सुप्रीम कोर्ट के तहत जो मतलब न्यायिक अधिकार है न्यायिक समीक्षा का, उस पे फाउंडेशन लग गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, जिसे मिनी संविधान कहते हैं। इसमें लोकसभा और विधानसभा जो थे उसका कार्यकाल 5 साल से कितना कर दिया गया था? 6 साल कर दिया गया था, और 3 शब्द तो जोड़े गए थे। इस चीज को तो आपको ध्यान ही रखना है। इसके बाद इसी में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। कितनी? 10। इसकी समिति पर? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर। इसमें भाग 4 में अनुच्छेद 51A के तहत। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें किससे थी? 42वें संविधान संशोधन 1976। क्या इतने से ही आगे बढ़ जाए? नहीं, ये तो हमने सीखा है खाली अभी एक ऑप्शन। अब हमें देखना है दूसरे ऑप्शन पे। तो ये क्या था? 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत जो लोकसभा और विधानसभाओं में कार्यकाल 5 साल से 6 साल कर दिया गया था, उसको फिर से परिवर्तित करके 6 साल से पुनः 5 साल में परिवर्तित कर दिया गया। फिर क्या हुआ? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार थे उनको बहाल किया गया, क्योंकि फाउंडेशन लग गया था जो 1976 वाले में, वो 1978 में फिर से बहाल कर दिया गया। और इसी के तहत संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का फंडामेंटल जो राइट था, उसे हटा करके
300A के तहत क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि संपत्ति के मूल अधिकार को इस संविधान संशोधन द्वारा हटा करके उसे 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब आ जाओ भाई, 52वां संविधान संशोधन क्या है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। कब हुआ, 1985 में। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। फिर आ जाते हैं 61वां संविधान संशोधन, ये है 1988 में हुआ और लागू कब हुआ, इसे लागू 28 मार्च 28 मार्च 1989 को लागू हुआ। इसके तहत लागू होने का मतलब क्या है कि इसमें जो है वोट देने का अधिकार पहले 21 साल था, उसे घटा करके कितना कर दिया गया, 18 साल। तो वयस्क मताधिकार की जो आयु थी, जो 21 साल थी, उसको घटा करके 18 कब किया गया, 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत। ये लागू कब हुआ था, 28 मार्च 1989 से। तो आशा और उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से कर लिया है। अब क्वेश्चन है क्या, 6, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक, ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति। तो भारत का प्रथम नागरिक क्या है, राष्ट्रपति होता है। और क्या होता है भाई, भारत का प्रथम नागरिक होता है और तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख। और भी क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख में क्या कहेंगे, ये नाम मात्र का प्रमुख है। काम सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं, लेकिन जो शक्तियों में बात करी जाए तो वहां पर इसके पास में सीमित शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री को संविधान का, ये संवैधानिक प्रमुख में वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। मतलब जितनी भी शक्तियां प्रधानमंत्री के भारत में अगर बात करी जाए, तो कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उसका भी क्या होता है, प्रमुख होता है, कौन, प्रधानमंत्री। बहुमत दल का नेता भी होता है, कौन, प्रधानमंत्री। अब भाई आते हैं मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं, ये न्यायपालिका के प्रमुख हैं। न्यायपालिका का प्रमुख कौन है, मुख्य न्यायाधीश। तो इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस सूर्यकांत। प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं ही, वो आप जानते हैं। राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। और उसके बाद में उपराष्ट्रपति कौन है, सीपी राधा कृष्णन। तो हमने भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है इसके बारे में देख लिया, और वर्तमान समय में कौन किस पद पर है इस चीज को भी क्या कर लिया है, देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि भारत का सभापति कौन होता है। ऑप्शन अब यहाँ से है कि भारत का सभापति किस कौन होता है। क्वेश्चन है कि भारत में राज्यसभा का सभापति कौन होता है। क्या कहा हमने, भारत में राज्यसभा का सभापति कौन होता है। अब चलो भाई इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में तो हम लोगों ने जान ही लिया कि भारत का प्रथम नागरिक होता है, और संवैधानिक प्रमुख में नाम मात्र का प्रमुख भी कौन है, राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री को हमने देख लिया कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद का भी अध्यक्ष होता है। इसके बाद में हमें देखना है दो ऑप्शन है, कौन सा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। तो हम अपने उत्तर को पहले ला करते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे।
एक और बात भी ध्यान रख लेना राष्ट्रपति के बारे में कि संसद में जो भी बिल होते हैं, मतलब संसद के द्वारा जो बिल पास किए जाते हैं, और संसद का निर्माण 3 से होता है, बाद में और भी चर्चा कर लेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये संसद के तीनों अभिन्न अंग हैं। तो जब संसद द्वारा बिल पारित कर दिया जाता है लोकसभा और राज्यसभा से, तो होता क्या है कि फाइनल हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। उसी के बाद में जो है वो बिल कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं है तो वो बिल कानून नहीं बनेगा। अब आ जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इस समय कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। इनका कैसे क्या होता है और ये क्या है इनका, और कहाँ पे ये काम आते हैं? संयुक्त बैठक की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं ये। क्या करते हैं? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। सदन में निर्णायक मत देते हैं। मान लीजिए बराबरी पर आया है तो फाइनल जो वोट करेंगे वही इनका मत देने का अधिकार है। निर्णायक मत देना मतलब मत देने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। संयुक्त बैठक जो बुलाई जाएगी जॉइंट सेशन, उसकी अध्यक्षता करते हैं। और कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं, उसका कंफर्मेशन भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख शक्तियों में ये संयुक्त अधिवेशन की बैठक का अध्यक्षता करता है, निर्णायक मत देने का अधिकार है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका क्या करता है? अंतिम निर्णय किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास में। तो क्वेश्चन भैया 7 भी हमने क्या कर लिया? अच्छे से कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर है 8। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? सामान्यतः लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। क्या होता है? 5 वर्ष का। क्या इसके पहले भी लोकसभा खत्म हो सकती है? हाँ, यदि सदन में जो बहुमत होता है वो अगर किसी पार्टी का बहुमत साबित करने में वो नाकाम रहे तो उसकी जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 साल के पहले भी खत्म किया जा सकता है। लेकिन सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। क्या किसी का कार्यकाल 6 वर्ष भी होता है? तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, क्या विधानसभा विधानसभा का भी कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। वहां पर भी वही कंडीशन है, जब तक आपके पास बहुमत है आपके पास सरकार है, आपका बहुमत गया तो सरकार गई, ये समझ लेना। तो कार्यकाल 5 साल तो सामान्यतः है, जनरली जिसे कहते हैं, लेकिन इससे 5 साल के पहले भी ये खत्म हो सकता है कार्यकाल। उसके लिए कंडीशन है कि आप अगर सदन में बहुमत खो दें तो। क्या किसी का कार्यकाल 6 वर्ष भी होता है? हाँ, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद। तो राज्यसभा और राज्य विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, क्योंकि ये दोनों सदन कैसे हैं? स्थायी। और लोकसभा और विधानसभा कैसे हैं? अस्थायी। तो लोकसभा और विधानसभा ये भंग हो सकते हैं, जबकि राज्यसभा और राज्य विधान परिषद भंग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी भैया हमने कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता करती है, संसद करता है, प्रधानमंत्री करता है या निर्वाचक मंडल करता है? तो आपको बता दें, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो निर्वाचक मंडल पद्धति से होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। ठीक है, और क्या इसमें जनता भाग लेती है? नहीं। इसमें कौन कौन भाग लेता है निर्वाचक मंडल में? किसके? राष्ट्रपति में। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के क्या? निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या इसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जबकि लोकसभा के, राज्यसभा के, सभी राज्यों की विधानसभाओं के और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित क्या होता है?
निर्वाचित वो होता है जिसे जनता के द्वारा चुना जाता है, और ये प्रत्यक्ष मतदान के तहत होते हैं। जबकि मनोनीत में क्या होता है, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। इनको हम डायरेक्ट जो शिक्षा, समाज सेवा, विज्ञान जैसे क्षेत्र में अग्रणी होते हैं, उन व्यक्तियों को ले लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री का जो चुनाव है, उसके लिए पहले लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसके द्वारा जो भी व्यक्ति चुन करके आता है, उसे बहुमत दल का जो नेता होता है, उसे क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री। ठीक है। और प्रधानमंत्री निचले सदन या उच्च सदन दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। जैसे भारत के इस समय जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन इसके पहले जो मनमोहन सिंह जी थे, वो जो राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हो गया, आसानी से कर लिया भैया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, भाग 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है। तो भैया उत्तर लगाएं, लगा लो। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में, इसमें है भाग 3 में। कहां से कहां तक अनुच्छेद है, 12 से 35। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। ठीक है। भाग 5 में क्या है, संघ सरकार। संघ सरकार कहाँ है, भाग 5 में। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और भाग 5 में संघ सरकार। क्वेश्चन एक बातें इसके साथ में हम कई जोड़ रहे हैं ऑप्शन के साथ में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में, आ गया भाई, क्या, भाग 4 में। कहाँ से, 36 से 51। भाग 36 से 51 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये कहाँ से लिए गए हैं, ये भैया आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से, आयरलैंड। ये राज्य के लिए बाध्यकारी हैं, नहीं, ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। राज्य चाहे तो दे, और राज्य ना चाहे तो न दे। क्या इसके अगर राज्य नहीं देता है इन अधिकारों को, या उसमें जो लिखित प्रावधान है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में डीपीएसपी के खिलाफ चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है। ये वाद योग्य, प्रवर्तनीय, न्याय योग्य नहीं है। जैसा हमने कहा देखा है, मूल अधिकार जो है वो वाद योग्य, न्याय योग्य, प्रवर्तनीय हैं। आप उन्हें कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। भाग 3 में तो हमने देख ही लिया, क्या, फंडामेंटल राइट। भाग 5 में संघ सरकार, क्या है, संघ सरकार। 6 में क्या है, राज्य सरकार। अगर इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 6 को, तो क्या आ जाता है, 11 में क्या आ जाता है, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध कहाँ है, भाग 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब आ जाओ 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, बताओ भाई कौन करता है। तो वो करता है क्या, उत्तला करें, राष्ट्रपति करता है। यह सीजेआई जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, और संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है, संबंधित राज्य का गवर्नर, उसकी क्या लेता है, उसके परामर्श के बाद। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की क्या करता है, नियुक्ति करता है। ठीक है। और
भाई नियुक्ति कर रहा है कौन? राष्ट्रपति कर रहा है। अब इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? किसे? न्यायाधीश को। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही। इन्हें जो है शपथ जो है संबंधित राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा। क्या दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश उसे शपथ दिलाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो शपथ है वो संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश उसे शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री को भाई शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल शपथ दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल को शपथ है वो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। फिर क्या है? प्रधानमंत्री को भाई शपथ कौन दिलाएगा? प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और भैया क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को जो शपथ है कौन दिलाएगा भाई बताइए? तो राष्ट्रपति को शपथ जो होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन आते हैं 13 पे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10 हैं कि 11 हैं कि 12 हैं कि एक अगला ऑप्शन है 14? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी थी? जब संविधान बना तो 8 थी। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो कितनी है अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12। तो नवीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 के तहत जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही जोड़ी गई। तो पहले 4 थी, 4 और जोड़ दी गई, 9, 10, 11, 12। तो 9वीं में कुछ प्रावधान ऐसे हैं उस पर बात करी गई है जिनको हम कोर्ट में चैलेंज पहले नहीं कर सकते थे। और 10वीं क्या है? दल बदल कानून है। 11 में ग्राम पंचायतें और 12 में नगर से संबंधित है। ठीक है। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को भी हमने देख लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो भारत में एक ही है, लेकिन हाई कोर्ट 25 है। और कुछ राज्यों के हाई कोर्ट जो हैं वो ज्वाइंट में हैं या सम्मिलित हैं, तो वो संबंधित राज्यों में हो सकते हैं। तो 25 हाई कोर्ट की संख्या 25, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक है। वो कहाँ है? उत्तर को लॉक करें, नई दिल्ली में। हम यूपी से रिलेट करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में है। और उसका एक जो बेंच है वो कहाँ है? लखनऊ में भी है। ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मुंबई को खाली आप इस तरीके से याद रख सकते हैं क्योंकि जो मुंबई है ये आर्थिक राजधानी है। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में। बड़ी फिल्म सिटी कहाँ है बॉलीवुड? मुंबई में। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है।
और क्या है, ये वही भोपाल है जहां 1984 में क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी 2 और 3 दिसंबर की रात को। अब आ जाते हैं भाई, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा। क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री ऑप्शन में था, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो त्याग पत्र कौन दे रहा है, राष्ट्रपति। किसे देगा, उपराष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री किसे देगा भैया त्याग पत्र, राष्ट्रपति को देगा। मुख्य न्यायाधीश भी किसे देगा त्याग पत्र, राष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति किसे देगा त्याग पत्र अपना, राष्ट्रपति को। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को, जबकि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 को भी आपने अच्छे से समझ लिया। चल भैया धीरे धीरे ही रहे हैं, लेकिन आपको एक के साथ में बहुत सारी चीजें मिल जा रही। क्वेश्चन नंबर है 16, लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है। राष्ट्रपति चुनता है क्या, प्रधानमंत्री, राज्यसभा या लोकसभा सदस्य। तो आपको बता दें कि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। इसके पहले एक पद और आता है जो शब्द है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ये कब चुनाव इसका होता है, ये लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उसका जो चुनाव होता है उसके पहले राष्ट्रपति इन्हें, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के पहले राष्ट्रपति होता है जो, वो सदन के सबसे वरिष्ठ सांसद को प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, नियुक्त करता है। जो नए सदस्यों को शपथ दिलाता है, क्या करता है ये, नए सदस्यों को शपथ, नए सदस्यों को शपथ दिलाता है और क्या करता है, उन्हीं की देख रेख में नए अध्यक्ष का चुनाव होता है और नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। चुनने के पहले की प्रक्रिया में एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, उसको नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वो होता कौन है, वो जो सदन के वरिष्ठ सांसद होते हैं उसमें से एक व्यक्ति को चुना जाता है और वही जो नए सांसद आए हुए हैं उनको शपथ दिलाता है और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की देखरेख उसी के अंडर में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को भी हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं भैया 17, पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से जुड़ी। हमने बताया था भैया 73 अभी बताया कि क्वेश्चन एक उसके साथ जो सारी चीजें सीख लेते तो बहुत सारी आ जाती हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, इसे मिनी संविधान कहा जाता था, ये बताया था। 1992 में हुआ, जिसके तहत क्या हुई, पंचायती राज व्यवस्था आई। पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन किया गया 1992 के तहत, 73वां संविधान संशोधन। 74वां 1992 में ही हुआ, इसमें नगरों में, नगर पालिकाओं में, ठीक है। फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002। इसके तहत क्या क्या जोड़ा गया, इसके तहत तो मूल अधिकार में पहले एक अनुच्छेद जोड़ा गया 21A। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के जो बालक थे उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसके बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही अनुच्छेद 45 में संशोधन करके उसे 6 वर्ष से कम के बच्चों को क्या होगा, उनके पोषण और शिक्षा की व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की। इसको डीपीएसपी में संशोधित किया गया। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज थी कितनी पहले, 10, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार पूर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी, तब थी फंडामेंटल ड्यूटी 10। लेकिन उसके बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, उसमें एक और बढ़ाई गई, उसे कहते हैं 11। तो 11वीं जो ड्यूटी जोड़ी गई उसमें था क्या कि माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें,
पढ़ाएं और उन्हें शिक्षा के पर्याप्त अवसर दें। ये अभिभावकों की ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी 11 के रूप में जोड़ी गई। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अब आ जाओ 18। 18 में क्या है? नगर पालिका के संविधान संशोधन, इसको हमने पहले वाले ही उत्तर में देख लिया। क्या 74वां संविधान संशोधन 1992। 73वें वाले को भी देख लिया, ये पंचायत से संबंधित है, ये भी 1992 में संशोधन हुआ। 52वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, कब हुआ था? 1985 में। अब एक इसमें और आया है 61वां संविधान संशोधन। क्या आया है? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन हम लोग कर चुके हैं, करें कि नहीं करें? करे हैं। उसमें क्या कहा गया था? उसमें यही कहा गया है कि जो वोट देने का अधिकार है वो कहाँ से कितना 18 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। कब? 1988 में। लागू कब हुआ था? 1989 से। 21 साल से जो वयस्क मताधिकार की वोट देने के ही 21 साल से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 साल। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब आओ भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से, अमेरिका से, अफ्रीका से या कनाडा से? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया है अफ्रीका से। किस भाग में है? भाग 20 में। संविधान संशोधन भाग किसमें है? भाग 20 में है। ब्रिटेन से क्या हमने लिया है? एकल नागरिकता लिया है। क्या लिया है? एकल नागरिकता। और क्या लिया है? विधि का शासन। विधि का शासन भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली भी कहाँ से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई है। और क्या लिया गया? संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार भी कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। भाई जिनको चीजें आ रही हो वो तो आप देखते रहें, अपना रिवीजन करते रहें। जिसको जो चीज नहीं आ रही वो तुरंत ही नोट कर लें। हम जितनी भी चीजों पर बात करेंगे वो सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आए हुए पेपर हैं, से पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और सभी ऑप्शन को हम इसलिए ले रहे हैं कि उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इतना आपको याद ही होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को क्या अच्छे से कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे। इसके बाद में आते हैं भाई अमेरिका से। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिए गए। स्वतंत्र न्यायपालिका हो, इसका प्रावधान कहाँ से है? अमेरिका से है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगे, ऐसी भी प्रक्रिया कहाँ से थी? अमेरिका से ली गई। फिर प्रस्तावना का विचार आया था, कहाँ से? प्रस्तावना का विचार भी अमेरिका से ही लिया गया। कनाडा से क्या था? मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। कनाडा में क्या है? मजबूत मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियां जो न के जो इसके पास जो न केंद्र जो राज्यों के पास ऐसी सूची, या फिर इसे सीधा समझ लेते हैं, अवशिष्ट जो शक्तियां हैं ये किसी भी सूची में शामिल नहीं होती। तो अवशिष्ट जो शक्तियों की शक्ति है वो किसके पास में होती है? उस पर कौन कानून बनाएगा? उस पर केंद्र कानून बनाएगा। तो अवशिष्ट शक्तियां उन्हें कहते हैं, थोड़ा इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां उन्हें कहते हैं, ये शक्तियां या यह वह विषय हैं जो किसी भी सूची में शामिल नहीं होते। कौन सी सूची? 3 सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब नहीं इन तीनों में है तो इनकी शक्तियां किसके पास होंगी? केंद्र सरकार के पास में ही इन शक्तियों का क्या होता है, इस पर काम करने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार का है। राज्यपाल की नियुक्ति हो, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से है? ये भी कहाँ से है? कनाडा से ही है। तो क्वेश्चन तो यह आया था कि आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो हमने बता दिया था अफ्रीका से। फिर हमने ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा से भी चीजों को बता दिया। कनाडा से बताया कि मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां
राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? ऑप्शन करते हैं टिक। कृषि योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना या वेबल। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि कैबिनेट संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। अब कुछ योजनाएं जो है उनके बारे में एक एक दो दो पॉइंट याद रख लेते हैं। जैसे क्रिप्स मिशन कब आया? 1942। इसमें हुआ क्या था कि 1939 से 1945 तक क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसमें ब्रिटिश सरकार जो थी क्या कह रही थी? ब्रिटिश सरकार कह रही थी कि भाई युद्ध में आप हमारा साथ दें तो उसके बाद में हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। तो इस चीज को गांधी जी ने क्या कर दिया था? कहा था भैया ये पोस्ट डेटेड चेक है, इसे हम नहीं मानेंगे। तो क्रिप्स मिशन 1942 का ये मतलब था। कैबिनेट मिशन का मतलब तो समझ ही गए कि भैया संविधान सभा का गठन इसी योजना के तहत में हुआ। तो इसमें क्या था? भारत में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए संविधान निर्माण की रूपरेखा को तैयार करना इसका मेन उद्देश्य था। किसका? कैबिनेट मिशन का। भारत में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए संविधान निर्माण की रूपरेखा को तैयार करना कैबिनेट मिशन का मेन प्लान था। ये कब आया? ये 1946 में। इसके बाद में माउंटबेटन योजना 1947। इसके तहत क्या हुआ कि संविधान जो निर्माण की प्रक्रिया जैसी चीजें थी वो तो हो गई कैबिनेट मिशन के तहत। माउंटबेटन योजना 1947, क्योंकि भारत हमारा कब आजाद हुआ? 1947 में ही। तो भारत का विभाजन, ठीक है, भारत का विभाजन और भारत की स्वतंत्रता से संबंधित जो भी योजनाएं बनाने का काम किया था वो किसने किया था? माउंटबेटन ने। क्योंकि उसी के समय 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। विभाजन की प्रक्रिया में क्या कहें कि पाकिस्तान जो है हमसे अलग हुआ, उसका भी इन्हीं के समय में था कार्य। तो भारत की स्वतंत्रता में और भारत के बंटवारे में जो योगदान देकर गए वो कौन थे? माउंटबेटन। इसके बाद में बेबल योजना, ये कब आई? 1945 में। तो क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, बेबल योजना 1945 और माउंटबेटन योजना 1947। तो बेबल योजना में भैया क्या था? इसमें यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का सहयोग प्राप्त करना। बेबल योजना जो 1945 में आई, इसका मेन उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करना? भारत का सहयोग प्राप्त करना तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो बीच विवाद या गतिरोध या आपसी मतभेद चल रहा था उसको खत्म करने का भी काम कांग्रेस और मुस्लिम लीग कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो विवाद था वो भी खत्म करने का काम बेबल योजना के तहत ही किया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने, क्वेश्चन नंबर 20 को भी अच्छे से कर लिया। अब आ जाओ भाई, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या जापान से? तो भाई हमने देखा है कि मौलिक कर्तव्य जो है रूस से, उस समय के यूएसएसआर से लिए गए थे। ठीक है, ये कितने हैं? इनकी संख्या वर्तमान में 11 है। और रूस से हमने क्या लिया? प्रस्तावना में जो न्याय हैं उसके बाद उनको भी वहीं से लिए। कितने हैं न्याय? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में वर्णित न्याय नहीं है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक। तो धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय 3 प्रकार के न्याय हैं। ये भी कहाँ से लिए गए हैं? रूस से, ब्रिटेन से तो हमने बात कर ली, अमेरिका से भी बात कर ली पीछे वाले क्वेश्चन में। अब आ जाते हैं जापान में। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन डी में आया है जो जापान। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई। वही जापान जिसकी राजधानी टोक्यो है और वही जापान जो द्वितीय विश्व युद्ध में 2 परमाणु बम का मार झेला, नागासाकी और हिरोशिमा पर।
क्वेश्चन नंबर 22। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत में आपातकाल की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपातकाल कितने हैं, कितने प्रकार के लगते हैं भारत में? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? एक होता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा होता है राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होने पर राज्य में आपातकाल, ठीक है, और तीसरा क्या है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात ये 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, राज्य के तहत आपातकाल संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। सुप्रीम कोर्ट कौन है? वो अदालत जहां पर अंतिम निर्णय होता है, क्योंकि भारत की जो मेन बॉडी है, संविधान की अंतिम व्याख्याता, वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। है कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था बीच में, हमने क्वेश्चन देखा था। इसके बाद आ जाओ भैया, इस संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? अभी हमने सट से देखा, क्या क्या 3 प्रकार के न्याय। कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। कहाँ से लिए गए थे? रूस से लिए गए थे। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है प्रस्तावना में? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये क्या है? ये 5 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता है। किसमें? संविधान की प्रस्तावना में। 3 प्रकार का क्या है? न्याय है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन अभी थोड़े ही करें, लेकिन अभी से रिपीटेशन मारने लगा। भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष किस में करी गई थी? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, या 44वें 1978 के द्वारा, या 61वें 1988 जो लागू हुआ था 1989, या 1992? उत्तर टिक करें। 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत क्या किया गया? 21 साल की उम्र घटा करके कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। अब आ जाओ, अंतिम सवाल करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भाई? मुख्यमंत्री करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा, या विधानसभा करेगी? कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर जनरली तो 5 साल कार्यकाल होता है, लेकिन उन्हीं के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। कौन? राज्यपाल। क्या एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है? हाँ, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो भैया, हम आपसे सभी लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जो भी हमने कराए हैं उसमें आपको मज़ा आया होगा। और अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस की समझ हमारे साथ में करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन लाते रहेंगे। धन्यवाद।